अर्ली स्टडी जोन में आपका स्वागत है। माई सेल्फ अंजलि। देखिए, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक स्वरूप। इसके अंदर आप ऊपर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान भाग। ये कई बार आपसे रेशो पूछा जाता है कि हमारा रेशो कितना है। जैसे इसमें कितना दे रखा है, 61.1 दे रखा है। ये मोस्टली एग्जाम में आता है कि भाई है ना, जो उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान भाग है उसका रेशो कितना है। देखिए, आप नीचे भी स्क्रीन पे देखिए कि ये पूरा आपको उत्तर पश्चिमी जो भाग है वो देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है। ये जो पूरा भाग दिखाई दे रहा है, इसको दो भागों में डिवाइड किया है जो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें 61.1% इसका रेशो होता है और उसमें कितनी जनसंख्या रहती है, 40% रहती है। सेकंड आता है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, ये यहाँ पे जो दिख रहा है वो है। इसका ये 9% है और उसके ऊपर जनसंख्या कितनी रहती है, 10% रहती है। मतलब सबसे ज़्यादा विकसित है ये। इसके बाद में हमारा आता है पूर्वी मैदान। इससे भी ज़्यादा विकसित क्षेत्र है। देखिए, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये रहा पूरा पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ये 23% है और इसके ऊपर जनसंख्या कितनी रहती है, 39%। मतलब सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या रहती है वो इस पे रहती है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है, ये देखिए यहाँ आ गया दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र आ गया। ये 6.89 है और इसके ऊपर जनसंख्या कितनी रहती है, 11%। मतलब सबसे जो ज़्यादा एरिया है वो 61.1% कवर करता है ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पर। इसके ऊपर जनसंख्या सबसे कम रहती है, ओनली 40%। ठीक है। देखिए, ये जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके कौन कौन से ज़िले हैं इसके अंदर। देखिए, ये बहुत ही ना एक ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब कई बार आपसे पूछ भी लेते हैं, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको मैप अच्छे से लर्न है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको राजस्थान का मैप अगर हल्का सा भी लर्न होगा ना, तो आप कहीं पे कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें देखिए कौन कौन से एरिया आते हैं। सबसे पहले इसमें आ गया आपका जैसलमेर, उसके बाद में आ गया बाड़मेर, उसके बाद में आ गया जोधपुर। ये सारे देखिए पश्चिम वाले एरिया हैं। उसके बाद में आ गया बीकानेर, फिर आपका आ गया पाली, हनुमानगढ़, फिर गंगानगर, फिर नागौर, जालोर, चूरू, सीकर और झुंझुनू। ठीक है स्टूडेंट, ये जो ज़िले पड़े हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर, जालोर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, इन वाले एरियो को हम लोग मैप के थ्रू समझते हैं। आपको बहुत जल्दी वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर मैप दिख रहा होगा, तो मैप के अंदर हमने जो जो एरिया पढ़े उसे हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर क्या आ गया, सबसे पहले इसके अंदर गंगानगर आ गया। उसके बाद में इसके अंदर आ गया यहाँ से हनुमानगढ़ आ गया। देखिए, इसको ऐसे लर्न करते रहिए, मैप को बिल्कुल ऐसे दिमाग में फिट कर लीजिए। गंगानगर आ गया, हनुमानगढ़ आ गया, उसके बाद में हमारा यहाँ पे बीकानेर आ गया। यहाँ से देखिए आपका चूरू आ गया, फिर ये झुंझुनू आ गया, यहाँ से आपका सीकर आ गया, यहाँ से आपका आ गया जैसलमेर आ गया, यहाँ से आपका जोधपुर आ गया, कि आपका बाड़मेर आ गया, नेक्स्ट आपका पाली आ गया, उसके बाद में आपका जालोर आ गया और यहाँ से आपका आ गया ये जालोर। ठीक है स्टूडेंट, हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो ये हमें बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखिए, आपको सिर्फ ये वाले एरिया जो हैं इधर वाले, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ आपको ये लर्न करने हैं, आपको ये पता होना चाहिए, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। एक्चुअली हम क्या ऐसे डेटा वाइज उसको लर्न करके रट के चले जाते हैं, लेकिन क्या होता है हमें पेपर में इतने सारे पैटर्न्स होते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें वो लर्न नहीं रहते। आप उसको ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बारे में नेक्स्ट देखिए, ये आता है कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% भाग है, वो हमने ऑलरेडी पहले पूरा डेटा देख ही लिया। इसके अंदर कितनी परसेंट जनसंख्या रहती है, 41% रहती है। ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है। 61.1 जो इसका क्षेत्रफल दे रखा है वो 20,09,000 वर्ग किलोमीटर दे रखा है। ये प्रदेश उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में आता है। देखिए कैसे इसको पढ़ेंगे, 640 किलोमीटर से लेके लंबा है और पूर्व से पश्चिम में 300 किलोमीटर ये चौड़ा है। देखिए, हम इसको अगर मैप से देख सकते हैं, जनसंख्या, ये प्रदेश उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में आता है। देखिए कैसे इसको पढ़ेंगे, 640 किलोमीटर से लेके लंबा है और पूर्व से पश्चिम में 300 किलोमीटर ये चौड़ा है। देखिए, हम इसको अगर मैप से देख सकते हैं, तो अब इसे संख्या रहती है और इसमें जो वर्षा होती है वो सबसे कम होती है, 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक की इसकी वर्षा होती है। और तापमान जो देखिए, गर्मी में बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं ना गर्मी पड़ती है। ये इलाके बहुत मतलब ऐसे रेगिस्तानी इलाकों के अंदर जाते हैं।
इसकी जलवायु जो होती है वो बहुत ही ड्राई होती है, शुष्क और अत्यधिक विषम होती है। मिट्टी जो होती है वो यहाँ पे रेतीली बलुई मिट्टी ये आता है। ये मिट्टी वाले क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ये भूभाग अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में विस्तृत है। देखिए आप जैसे देख ही पा रहे हैं कि ये हमारी अरावली पर्वतमाला आती है। इन पे देखिए ये आपकी अरावली पर्वतमाला ये रही। इसके ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है, ये हमारा उत्तर का एरिया पड़ता है, उत्तर और पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भाग के अंदर ये स्थित है। इसके बारे में आता है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून सामान्यतः यहाँ वर्षा बहुत कम करता है। देखिए ये जो चीज़ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार फ्रेम होता है कि यहाँ पे वर्षा कम होने का रीज़न क्या होता है, तो ये आ जाएगा अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण जो यहाँ पे जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मानसून होता है, वो यहाँ पे वर्षा नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ये अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्षा का औसत है वो ऑलवेज 20 से 50 सेंटीमीटर ही रहता है। इस प्रदेश का ढाल कहाँ से होता है? उत्तर पूर्व से स्टार्ट होता है, हमने अभी मैप से पढ़ाई था, और दक्षिण पश्चिम की ओर होता है। इसके समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई कितनी है? 200 से 300 मीटर होती है। ये भूभाग ये सबसे मतलब जो हम ये पढ़ेंगे ना कि जैसे ये अरावली पर्वतमाला हो गई, ये थार का हम ये पढ़ेंगे ना, ये अरावली पर्वतमाला हो गई, ये मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, और जैसे कि ना ये पूर्वी मैदान हो गया, तो ये सब किसी ना किसी के अवशेष होते हैं। तो ये जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश होता है ये हमारे यहाँ पे टैटी सागर का अवशेष होता है। ये 25 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा होती है वो इस मरुस्थल जो भाग है इसको दो भागों के अंदर बांटती है। हमने अभी जो मैप था उसमें देखा ही था कि जो 25 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है ये इसको मतलब दो भागों में कैसे डिवाइड करती है। देखिए अब इसमें फर्स्ट आ जाता है पश्चिमी विशाल मरुस्थल या रेतीला शुष्क मैदान या महान मरुभूमि भी कहते हैं, इसके कितने सारे नाम है। देखिए इसमें ये सबसे ज़्यादा जो डेजर्ट एरिया होता है ना, सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय एरिया वो ये वाले होते हैं। इसमें वर्षा का वार्षिक औसत 20 सेंटीमीटर तक रहता है। इसके जो इलाके आते हैं वो देखिए आप स्क्रीन पे, इसके इलाके आपको यहाँ मिल जाएंगे। देखिए इसके अंदर कौन कौन सा आता है, नीचे से देखिए बाड़मेर आता है, जैसलमेर आता है, बीकानेर होता है और गंगानगर होता है। वर्षा बहुत ही कम होती है इसलिए इसके प्रदेशों को जो होते हैं वो बाल का मैदान भी कहते हैं। पश्चिमी रेतीले शुष्क मैदान को भी दो उपविभागों में बांटा है। मतलब जैसे हमने ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है इसके अंदर भी दो इसके पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, बालू का स्तूप मुक्त युक्त मरुस्थलीय प्रदेश जहाँ पे ये बालू का स्तूप जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक होते हैं बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र होते हैं। देखिए हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक में एक बार उसको वापस से हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मैं उसको वापस से रिवाइज कर देती हूँ। हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। हमने पढ़ा राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश होते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमने पढ़ा था उच्च पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश होता है, सेकंड नंबर पे अरावली आ जाएगा, थर्ड नंबर पे पूर्वी मैदान आ जाएगा, और फोर्थ नंबर पे हाड़ौती का पठार आ जाएगा। देखिए एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको कि है ना, जो हम जो अभी लर्न कर रहे हैं, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो हम फर्स्ट नंबर वाला पढ़ रहे हैं। पहले हम उसको अच्छे से क्लियर आउट करेंगे, उसके बाद हम सेकंड वाला रीड आउट करेंगे। देखिए जो हमने फर्स्ट वाला पढ़ा था वो हमने पढ़ा था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये एक महान डेजर्ट है राजस्थान का, और इसका मतलब जो निर्माण हुआ था वो टैटी सागर से हुआ था। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि इसमें 25 सेंटीमीटर की एक वर्षा रेखा होती है जो मैंने आपको मैप से समझाया था। ये जो मरुस्थल प्रदेश होता है उसको भी दो भागों में बांटती है। एक जो होता है वो कम्प्लीटली डेजर्ट है और एक थोड़ा सा उससे कम है। अब ये जो पश्चिमी विशाल मरुस्थल है इसके भी दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट नंबर पे दे रखा है इसने बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश, और सेकंड नंबर पे दे रखा है इसने बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थलीय प्रदेश। अब देखिए इसके बाद में इसमें आता है राजस्थान, कहना चाहता है राजस्थान बांगर में क्या क्या आता है। अर्ध शुष्क मैदान महान शुष्क रेतीले प्रदेश के पूर्व में, वो हमने पढ़ाई था कि भाई है ना यहाँ पे पश्चिम के अंदर तो बिल्कुल महान डेजर्ट आता है, फिर उसके पूर्व में आता है ये, और अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में लूनी नदी के जल प्रवाह क्षेत्र भी अवस्थित है। देखिए एक बार हम वापस से मैप पे जाते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे ये देखिए हम ये जो इसको हमने डिवाइड करा था इसको बहुत अच्छे से देखना। ये जो हमने डिवाइड करा था ये हमने 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा से करा था। ये हमने पढ़ लिया महान डेजर्ट। इसके बाद में ये वाला आता है, यहाँ पे देखिए लूनी बेसिन है, ये अर्धशुष्क संक्रामण प्रदेश दे रखा है, और यहाँ पे आपको दे रखा है लूनी बेसिन। इसके अंदर देखिए ऊपर शेखावटी प्रदेश भी आता है जो अभी आगे हम पढ़ेंगे।
ये आंतरिक प्रवाह क्षेत्र होता है। इसके उत्तरी भाग में गग्गर का मैदान है, हमने ऊपर देखा ही था। उत्तर पूर्वी भाग में शेखावटी हो गया और आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र हो गया, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम भाग में इसमें लूनी नदी बेसिन हो गया और इसका मध्यवर्ती भाग जो होता है वो नागौरी उच्च भूमि होता है। देखिए ये आंतरिक प्रवाह क्षेत्र होता है। फिर एक बार हम वापस से मैप में आते हैं। पूरी उच्च भूमि कहलाती है। इस संपूर्ण प्रदेश को भी 4 भागों में बांटा है, मतलब इनकी डिवाइडेशन देखिए। फर्स्ट नंबर पे हमारा गग्गर का मैदान आ गया। गग्गर का मैदान जो होता है वो हमारा होता है हनुमानगढ़। गग्गर का मैदान ये मुख्यतः हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में विस्तृत होता है। इस क्षेत्र में वर्तमान में घग्गर नदी प्रभावित होती है, जो मृत नदी के नाम से जानी जाती है। देखिए गग्गर का मैदान कहाँ आता है, हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर आता है। लूनी बेसिन अभी हमने देखा ही था। लूनी और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र को हम गौडवाड़ प्रदेश कहते हैं। जालोर सिवाना की ग्रेनाइट पहाड़ियाँ स्थित होती है। उसके बाद में हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है, इसी का पार्ट है नागौरी उच्च भूमि प्रदेश। देखिए नागौरी उच्च भूमि प्रदेश में क्या आ जाएगा, राजस्थान बांगड़ प्रदेश के मध्यवर्ती भाग को नागौरी उच्च भूमि कहते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो खारे पानी की झीलें, ये क्वेश्चन भी आता है, खारे पानी की झीलें कहाँ कहाँ होती है, डीडवाना में होती है, कुचामन में होती है, सांबर में होती है, नावा आदि खारे पानी की झीलें होती है जहाँ पे नमक मिलता है। तो खारे पानी की झीलों के नाम पूछे जाते हैं तो आप दे देंगे डीडवाना, कुचामन, सांबर, नावा आदि होती है। ये नावा भी कई बार पूछा गया है। फिर देखिए इसका जो सेकंड आता है वो आता है शेखावटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। मतलब ये जो राजस्थान बांगर है जो कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा विभाजित होता है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। गग्गर का मैदान फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर पे लूनी बेसिन हो गया। लूनी बेसिन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश और शेखावटी आंतरिक प्रवाह। शेखावटी क्षेत्र हमने पढ़ते हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर, इसका कुछ भाग जो होता है वो शेखावटी क्षेत्र में आता है। इसके उत्तर में गग्गर का मैदान है जो हमने पढ़ा ही था, ये उत्तर में आता है गग्गर का मैदान, और पूर्व में अरावली पर्वत श्रृंखला आती है। इस प्रदेश में बरखान प्रकार के बालुका स्तूपों का बाहुल्य होता है। मतलब यहाँ पे जो बरखान वगैरह होते हैं, ये जो बालुका स्तूप होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब करते रहिए। और एक चीज़ और बोलूँगी कि अगर आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना नहीं, हम कोई से भी बुक से पढ़ते हैं, किसी भी गाइड से पढ़ते हैं, लेकिन सबसे मेन होता है कि हमें पढ़ा हुआ अपने माइंड में कैसे हम उसको लर्न कर सकते हैं, कैसे हम एग्ज़ाम में जाएँ और हम वहाँ पर नहीं भूलें। तो वो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। ये जो मैंने आपको टॉपिक कराया, आप इसे अच्छे से लर्न करना, आप इसको अच्छे से समझना। इसके एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, लेकिन बस ये है कि आपको इसको एक बार रिवाइज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।